अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है मैट्रिसेस और मैट्रिक्स ऑपरेशंस के ऊपर। ये बिल्कुल बेसिक्स पे है मैट्रिक्स से ऊपर, तो इसको जल्दी जल्दी से हम कवर अप करेंगे, कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे तो मोटी मोटी चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले मैट्रिसेस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो a matrix is a rectangular array of numbers. The numbers in the array are called entries इन दी मैट्रिक्स। एंट्रीज के अलावा इसको एलिमेंट्स भी बाज़त कहते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर एरे से मुराद रेक्टेंगुलर इसलिए कहा जाता है यहाँ पे रेक्टेंगुलर की जो बात है ना, तो रेक्टेंगुलर ऐसी शेप होती है जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, तो लेंथ एंड विड्थ हो, तो ये एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होती है, मगर एक ऐसी खास रेक्टेंगल है जिसकी दोनों रोज हैं, दोनों कॉलम सेम होते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। रेक्टेंगल यानी ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी लेंथ एंड विड्थ हो, ठीक है, 4 साइड्स हो। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन जो आप बचपन से भी, मतलब कि जब से मैट्रिक्स के हवाले से आपने जो पढ़ा है उसमें आपने पढ़ी भी होगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह लें इसको, जिसकी रोज एंड कॉलम बराबर नहीं है। इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं इनको क्या कहते हैं जी, रोज कहते हैं, और इसको वर्टिकल जो लाइंस होती हैं इनको कहते हैं कॉलम्स कहते हैं। ये साइज ऑफ द मैट्रिक्स बताती हैं, मतलब कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं ना, ये बता रहे होते हैं साइज ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हम कहते हैं ना कि इस मैट्रिक्स का साइज 3 रोज है और 2 कॉलम है, 3/2 उसको लिखते हैं, या 3 × 2 लिखते हैं। इस तरीके से ना ये साइज को लिखने का तरीकाकार है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लिखेंगे ना, ये मैट्रिक्स है, इसका साइज है 3/2, इसका मतलब है हमें पता चल जाएगा पहले जो नंबर है वो रोज बता रहे हैं, और दूसरा जो नंबर है ये कॉलम्स बता रहा है कि कितने कॉलम्स होंगे। और अगर हमें पता करना हो कि इसके मैट्रिक्स के अंदर टोटल एंट्रीज और एलिमेंट्स कितने हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख लें कितना बनता है 6। इसको आप गिन के देखें, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप साइज भी पता कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, और आप बता सकते हैं कि उसके अंदर टोटल नंबर्स कितने हैं। इसी तरह ये एक मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ एक ही रो है और 4 कॉलम है, तो एक खास मैट्रिक्स इसको नाम दे दिया जाता है रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही हो। इसी तरह ये जिसकी 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह दिया जाता है, ठीक है। इसमें एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास फिर इसको कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये है, इसके अंदर इसको कह सकते हैं आप स्क्वायर भी है, ये रो वेक्टर भी है, ये कॉलम वेक्टर भी है, ये स्केलर भी है। इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स के अंदर भी पाई जा सकती है, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट पे होगा कि हाँ वो किस कॉन्टेक्स्ट में हमसे वो चीज़ पूछ रहा है, हमने फिर ये बात का डिसाइड करना होता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपने खुद पढ़ लेनी है। लेटर्स कैपिटल यूज होते हैं जब हम किसी मैट्रिक्स को नाम देते हैं, और अंदर जो होते हैं ना वो कह लें कि छोटे लेटर अक्सर यूज होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज होती हैं जो स्केलर्स हैं, इसके अंदर स्केलर्स पाई जाती हैं। स्केलर में भी नंबर हैं, कम्प्लेक्स स्केलर्स भी हो सकते हैं, मतलब अगर हम कम्प्लेक्स नंबर्स को अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बुनियादी सी चीजें हैं। तो एंट्री डेट अकर्स इन रो I and J column of matrix will be denoted I J। इससे मुराद ये है, I से मुराद हुआ करेगा रो का नंबर और J से मुराद हुआ करेगा कॉलम का नंबर हमेशा। तो इधर अगर मैं लिख दूं A1 2, तो इसका मतलब है पहली रो और दूसरा कॉलम। तो अगर मैं इसका देखना चाहता हूँ, पहली रो और ये दूसरा कॉलम, जहां भी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पहली रो ये दूसरा कॉलम, ये वाला जो हिस्सा होगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ये वाला खास एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से ये मैट्रिक्स है, इसको ज्यादातर ये यूज होती है, मतलब 3 रोज और 4 कॉलम्स की उसने बना के दे दी है। इसी तरह इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है, ये इसकी m रोज और n कॉलम्स है। तो मैट्रिक्स को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह भी लिखते हैं, और या इस तरह भी लिख सकते हैं। जब हमें ऑर्डर पता हो तो हम इस तरह लिख लेते हैं, जब ऑर्डर पता ना हो, मेंशन करना जरूरी हो, तो इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। तो अक्सर ये वाली नोटेशन यूज हो जाती है साथ, मतलब कि ना अगर रोज और कॉलम सेम हो तो n लिख दिया जाता है, तो हमें पता चल जाता है इसकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होंगे, ठीक है।
मैट्रिक्स विद n रोज एंड n कॉलम इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। n ही रोज और n ही कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बेसिक डेफिनेशन है, आपने ये खुद ही कर लेनी है, मैं सिर्फ क्विकली इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक। तो हमारे पास कह लें कि वी यूजली विल मैच द लेटर डिनोटिंग अ मैट्रिक्स। अगर मतलब कि इस मैट्रिक्स का नाम ए है ना, तो इसके एलिमेंट्स को भी मैं ए आई जे से ही डिनोट किया करूंगा, ठीक है। तो ये बाज़ का होता है। तो एंट्री इन आई रो एंड जे कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज आल्सो कॉमनली डिनोटेड बाय दिस। कैपिटल के साथ इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। अच्छा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, जब स्क्वायर ब्रैकेट्स पड़ जाए तो ये मैट्रिक्स की बात हो रही होती है, पूरे मैट्रिक्स की बात हो रही होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हो, जैसे ये लिखा हुआ था ये, तो ये खास एलिमेंट एंट्री की बात हो रही है, उसके खास एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। दोनों में फर्क देखिएगा आप। तो बाज़ का कहते हैं कि ये जो पीछे जो एलिमेंट्स हैं इसको ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, ठीक है ना। ये बड़ा लेस कॉमनली यूज होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा हम इग्नोर ही करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, कन्फ्यूजन ना हो आपको आगे, क्योंकि हमने को फैक्टर्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो रो एंड कॉलम वेक्टर्स आर ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, ये आगे आपको पता चला करेगा। ये अक्सर जब आप आइगन वेक्टर्स वगैरह फाइंड किया करेंगे तो आपको पता चलेगा कॉलम वेक्टर्स कितने ज़रूरी हैं। तो इनके ना खास एक कह लेंगे ना ज़रूरी होती है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के हवाले से, कि जनरल रो कह लेंगे ना, ये जो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे इनकी थोड़ी सी अहमियत पता चलना शुरू हो जाएगी हमें, ठीक। फॉर एग्जांपल कह लो कि हमें किसी खास रो और कॉलम का हमें चाहिए, तो हम वो खास रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वो खास एक नंबर आ जाता है मैट्रिक्स में। तो इस तरीके से भी ये कह लेंगे खास कह लेंगे एक एलिमेंट अगर फाइंड आउट करना हो, फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स दी हुई हैं और उस ए बी मल्टीप्लाई करना है हमने इस मैट्रिक्स को, तो उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमें वो कहता है जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका A22 एलिमेंट क्या होगा, तो हम उसकी दूसरी रो दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो लाइटेड कह लेंगे ना, ये जो कलर्ड फॉर्म में है, इनको कहते हैं मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना, या प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं, इनको कहते हैं। ये एलिमेंट्स होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 जो सेम इन सबस्क्रिप्ट्स के साथ होते हैं। इसको कहते हैं सेकेंडरी, या कह लें कि ना नॉन डायगोनल भी बाज का लफ्ज़ बोल दिया जाता है, मगर इसको मैं प्रेफरेबल नहीं कहता। तो ये सेकेंडरी डायगोनल ज़्यादा अच्छा है। तो ये डायगोनल्स की बात ये होगी, बाकी सारे ऑफ डायगोनल ही बेसिकली कहलाते हैं। तो ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब उनका सेम साइज हो और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज या एलिमेंट्स हैं वो भी एक जैसे हों, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स हैं, तो उसका देखेंगे ये दो मैट्रिक्स कब ये इक्वल होंगी। चेक करते हैं 2 2 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, और x जब 5 के इक्वल होगा तब ये दोनों कह लेंगे इक्वल होंगी। अदरवाइज यहाँ पे x की जगह पे मैं 3 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 5 है, बाकी सारे इक्वल हैं, तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होगी, बेशक इनका साइज एक जैसा है। तो ये आपस में इक्वल हो सकती है, मगर ये वाली मैट्रिक्स इन दोनों में से किसी के साथ इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि इसका साइज ही मुख्तलिफ है, इसका मुख्तलिफ साइज है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो अभी ये जो साइड में नोट वगैरह लिखे होते हैं इनको जरूर पढ़ा करें, कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए होते हैं। मैट्रिक्स नोटेशन देखें इस तरह लिखी हुई है, और ऑफ द सेम साइज कैन बी एक्सप्रेस आइदर वे, इस तरह भी लिखे जा सकते हैं और या इनके इस तरह भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये अंडरस्टूड होता है कि इक्वालिटीज होल्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जी, ठीक, तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होता है। मतलब यहाँ पे मैं जो मर्जी आई जे की वैल्यू पुट करूँ, बी के लिए भी आई जे की वैल्यू पुट करूँ, तो वो कह लें कि एक जैसे होंगे नंबर। इक्वालिटी के मतलब यही है ना, इक्वालिटी का, दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं। तो इसी तरह हमारे पास अगर मैट्रिक्स का सेम साइज है, याद रखिएगा सेम साइज हो, तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करने से और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने से एडिशन होगा। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, तो इसकी एग्जांपल आप इसे आराम से देख लें। इसी तरह स्केलर प्रोडक्ट भी होता है, स्केलर मल्टीपल भी इसको कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट तो नहीं इसको इस तरह कहेंगे, स्केलर मल्टीपल कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग यहाँ पे कुछ और होता है, इसलिए ये टर्मिनोलॉजी
नहीं हम कह सकते, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। तो A इज एनी मैट्रिक्स एंड C इज एनी स्केलर, देन प्रोडक्ट C A, मतलब C के साथ मैं कांस्ट एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हर एंट्री को उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, द स्केलर मल्टीपल ऑफ A, ये जो मैट्रिक्स होती है, ठीक। तो ये बड़ा अहम ऑपरेशन है, जब वेक्टर स्पेसिस पढ़ेंगे तो उसमें ये ऑपरेशन बड़ा यूज होगा, ठीक। तो स्केलर मैट्रिसेस क्या होती है, सॉरी स्केलर मल्टीपल्स। स्केलर मैट्रिसेस भी आगे हैं जिनमें डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं और हाफ डायगोनल सारे जीरो होते हैं, वो स्केलर मैट्रिसेस होती हैं। स्केलर मल्टीपल्स क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, वही एग्जांपल्स आप देख लें। तो खास एक होता है कि जब हम किसी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो -b ही आता है और सब एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह की खास मैट्रिक्स का नाम भी होता है, इसको नेगेटिव मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स भी निकल सकता है ना। तो मतलब कि दो मैट्रिक्स को जमा करते हैं ना, तो हम इस तरह कर लेंगे, एक मैट्रिक्स को जमा कर, एक मैट्रिक्स A रहने दें, B मैट्रिक्स में उसको माइनस करना है, तो B को माइनस से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दें, तो वो सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो A इज अ M क्रॉस R मैट्रिक्स है एंड B एक मैट्रिक्स है जो R क्रॉस N मैट्रिक्स है। तो देन प्रोडक्ट AB होगा वो M क्रॉस N होगा। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे M रोज और R कॉलम है और इसके R रोज और N कॉलम है। इसका मतलब है पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तब ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और जो प्रोडक्ट होकर एक नई मैट्रिक्स बनेगी ना, हम उसका भी पता लगा सकते हैं उसके रोज और कॉलम कितने होंगे। उसके रोज और कॉलम, पहली मैट्रिक्स के रोज उसके रोज होंगे और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम उसके कॉलम होंगे। मतलब ये दोनों सेम होते हैं, समझे कि कैंसिल आउट हो जाते हैं और लास्ट जो एक्सट्रीम एंट्रीज है वो उसका नया ऑर्डर बन जाती है, ठीक है। जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हम चेक करेंगे कि इसके रोज, इसके पहले की मैट्रिक्स के कॉलम्स तो दूसरी के रोज इक्वल होने चाहिए। तो ये देखें इसकी रोज, इसके कॉलम कितने हैं, 1 2 3, इसकी रोज कितनी है, 1 2 3। बेशक अजीब सी लग रही है मगर हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किया भी हुआ है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, तो ये इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई करके सबको जमा कर दें, तो ये आपके पास जो एलिमेंट आएगा वो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये देखें ना, ये दूसरी रो और तीसरा कॉलम है, ये दूसरी रो तीसरा कॉलम है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई हो गए, उसका खास एक एलिमेंट आ जाएगा। बाज का पेपर में इस तरह भी पूछ लिया जाता है ना कि ये A और B मैट्रिक्स है, तो A B मैट्रिक्स एक नई आएगी, उसकी सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, तो उसको सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह ये सारे कंप्यूट हुए, मेरा एक मैट्रिक्स निकली हुई है। जो अभी मैंने बात बताई है वो देखें, उसी तरह ये है कि इन साइड वाले सेम होने चाहिए और आउटसाइड वाले ये ऑर्डर नया बन जाता है। ये एक चीज मद्देनजर रखने वाली है, ठीक। तो इनको आप देखते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि ये दोनों सेम है तो 3/7 का आ जाएगा। तो 3/7 आ जाएगा एक मैट्रिक्स, उसका 7 है और इसका 7 सेम हो जाएगा। फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस तरीके से भी पेपर में बाज बाद पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 मैट्रिक्स दिए हों तो उनका ऑर्डर दिए हों तो बताते हैं कि इस ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ये आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये अभी जो फार्मूला हमने मल्टीप्लाई करने वाला ना वो ड्राइव्ड होकर जनरल फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। रो कॉलम रूल इसको आम जबान में कहा जाता है। अब मैट्रिक्स कैन बी सब डिवाइडेड और पार्टीशनड इनटू स्मॉलर मैट्रिक्स बाय इंसर्टिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूल्स between selected rows and columns. For example, following are 3 possible partition of a general 3/4 matrix. The first partition of A into this, ये देखिए 4 सब मैट्रिसेस, तो A11, A12, A21, A22. Second is a partition of A into its rows vectors this and this. ये सारी मतलब कि ना हम देख लेते हैं अभी। तो हम इस तरीके से कह लेंगे पार्टीशंस भी कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया भी है हम, ठीक है। तो हमने 3/4 मैट्रिक्स थी, तो इसके 3 पॉसिबल किस्म की हमने पार्टीशंस करके यहाँ पे दिखा दी है, ठीक। तो ये वाली मैट्रिक्स एक अलग कर ली, ये आगे, ये वाली एक अलग हो गई,
ये वाली अलग होगी और एक ये वाली अलग होगी, ठीक। तो हमने रोज़ के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया, तो हम रोज़ में क्या कर सकते हैं, एक ये वाली रो लिख ली, दूसरी रो लिख ली, तीसरी रो लिख ली, इसको कॉलम्स में कर सकते हैं। तो पॉसिबली हमारे पास 3 तरह की डिकम्पोजिशन पार्टीशंस हो सकती हैं, सब मैट्रिसेस बन सकती हैं। 2 तो सीधी सीधी हैं कि रोज़ के अंदर हम चेंज कर दें इनको या कॉलम्स के अंदर कर दें, ये तो ऑब्वियस होगी। तीसरी हमारी अपनी चॉइस है कि जहाँ मर्जी पे हम तोड़ लें, हम चाहते तो इसको यहाँ पे भी इसको स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे, तो ये अलग बन जाती। तो ये अपनी मर्जी है, सिचुएशन के हिसाब से हम ये करते हैं सारा। Partition had many uses, one of which is finding particular rows or column of a matrix product, ठीक है, without computing the entire product. तो specifically the following formula whose proofs are left and exercise show that individual column of vectors A, B can be obtained by partitioning B into columns vectors, and how identical rows vectors A, B can be obtained by partitioning. वही बात आ गई जो थोड़ी देर पहले भी हमने की थी। तो ए बी मैट्रिक्स है, तो हम ए बी कंप्यूटेड कॉलम बाय कॉलम, ठीक है। तो हम ये कह लेंगे ना, बी मैट्रिक्स को हमने ना कॉलम के साथ इसको कंप्यूट कर दिया ना, ये वाली कॉलम मैट्रिक्स बना दी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब यही होगा कि हम ए को हर एक कॉलम से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें, तो ए भी ऐसे ही होगा जैसे वो मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह हम रोज के साथ भी कर सकते हैं, अगर हम ए मैट्रिक्स को रोज में चेंज कर दें तो ऐसे ही होगा जैसे बी मैट्रिक्स हर रो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से ये फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये फार्मूला थोड़ा सा याद रख लेंगे। जेथ कॉलम वेक्टर ऑफ ए बी, वो क्या होगा, जेथ कॉलम की बात हो रही है, मैट्रिक्स ए और जो कॉलम फाइंड करना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। बाद में रोज की बात करनी है तो रो पहले होगी और मैट्रिक्स जो साथ वाली बी वो बाद में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये याद रखने वाला फार्मूला ये एमसीक्यू के अंदर आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड रॉन्ग, ठीक है ना। ये चीजें थोड़ी माइंड में रखनी है आपने। अच्छा जी, we now have 3 methods for computing a product of 2 matrices, entry by entry जो हमने पहले किया हुआ है, डेफिनेशन पीछे जो गुजर चुकी है, बुनियादी ये फार्मूला है। कॉलम बाय कॉलम, ठीक है ना, यूजिंग फार्मूला 8 ये वाला, और या कह लें कि रो बाय रो, ठीक है। तो ये फार्मूला 9 जो ये वाला है, ठीक। तो वी विल कॉल दीज एंट्री मेथड, रो मेथड एंड कॉलम मेथड रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ये नाम भी याद रख लेंगे, इसके टर्मिनोलॉजीज है। तो इसी तरीके से ये आपके सामने एग्जांपल्स होंगी, ये आपने देख लेनी है। तो फॉलोइंग डेफिनेशन प्रोवाइड्स येट अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो एक और तरह से लिया जाता है, ये आगे काम बढ़ाएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो इफ ए बी सी एंड आर मैट्रिसेस ऑफ ए सेम साइज, और ये अगर कॉन्स्टेंट्स है आपके पास, तो एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म के पहली मैट्रिक्स के साथ पहला, दूसरे के साथ इनको जमा कर लें, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इन सारी मैट्रिक्स का होगा ये कोएफिशिएंट के साथ। इस सारे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मैट्रिक्स विद दीज कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो कैसे ये होगा, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म एक एग्जांपल है। तो हम चाहते हैं कि ये ना ए मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये ऐसे ही होगा कि हम फॉर एग्जांपल इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये इस तरह हमारे पास मैट्रिक्स बन जाती है। तो इसको हम अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ से x1 लिया और ये पहला कॉलम है ना, इसको साथ लिख लिया, इधर से x2 लिया और दूसरा कॉलम साथ लिख लिया। इनको दोबारा से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो यही बन जाएंगे, सारे कॉलम्स होंगे ना ये। तो सब कॉलम्स को हम जमा करके ये वाली मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये देखें, ये वाली जो डेफिनेशन है वहाँ से एक लॉजिक डेवलप होती है कि हम इस चीज़ को मैट्रिक्स को ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा एक आसान सा तरीका का है, ठीक है। तो जब भी 2 मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से पहला एलिमेंट लिया और इधर से पहली रो ले ली, फिर इन कॉलम की शक्ल में करके एंड में सबको दोबारा से जमा कर लो। तो इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ A is an m cross n matrix and if
x is an n cross 1 column vector, then the product A x can be expressed as a linear combination of the vectors of A in which the coefficients are entries of A। ये अभी जो बात हुई है इसी को उसने थ्योरम की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। तो इस थ्योरम का मतलब यही है। तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट एज लीनियर कम्बिनेशन, ये उसने एग्जांपल दी है। यहाँ से पहली रो इसको ये 2 लिख लिया, ये पहली रो लिख ली, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो यही आ जाएगा आंसर इसका। तो ये वही उस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इनको ना फार्मूलों को डिफरेंट को प्रैक्टिस किया गया, आपने ये खुद ही देख लेना, ठीक। अच्छा, कॉलम रो एक्सपेंशन। Partitioning provides yet another way to view matrix multiplication. Specifically, suppose that m cross n matrix A is partitioned into r columns, ठीक है। तो ये r columns है, each of size m cross n। तो r cross n matrix B is partitioned, इसलिए r है कि ये दोनों सेम होना चाहिए ना, मल्टीप्लाई करना, into r rows vectors each of size 1 cross n होगा, each term is the sum this। तो कह रहा है कि हम जो कॉलम रो पीछे मेथड पढ़े थे ना, दोनों को मिला के भी हम किसी भी मैट्रिक्स को ना कर सकते हैं। वो कैसे किया जा सकता है कि मैट्रिक्स जो है ना, हम ए उसको कॉलम में हम चेंज कर दें और बी को रोज के अंदर चेंज कर दें, और कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास फिर भी ये जो सम है ना वो इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉलम रो एक्सपेंशन ऑफ ए। इसको हम यहाँ पे देख के भी करते हैं। ए मैट्रिक्स के कॉलम क्या है, एक और ये दो कॉलम बन गए। बी मैट्रिक्स की कितनी रोज है, एक और ये दो बन गए। तो C1 को R1 से, C2 को R2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो प्रोडक्ट ही होगी। तो ये डिफरेंट तरीके कार है हमारे पास मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के। तो जो आपको आसान लगे उसको आप यूज कर सकते हैं मौके की मुनासिबत से, ठीक। तो मैट्रिक्स फॉर्म्स के अंदर भी हम कैसे लिख सकते हैं, ये सारी कहानी इसीलिए की जा रही है कि एक सिस्टम है हमारे पास, लीनियर सिस्टम है, तो उसमें m कह लें कि इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं, ठीक है ना, वेरिएबल्स हैं, अननोन बेसिकली। तो इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, ये वाले, तो अभी क्योंकि अभी हमने ये चीज़ें सारी सीखी हैं, तो ये कोफिशिएंट जो होते हैं इसको इस सारी को एक मैट्रिक्स लिख लिया जाए और इस सारी को एक मैट्रिक्स लिखा जाए। इस चीज़ को अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इस तरह भी लिखा जा सकता है कि इसको मल्टीप्लाई करें तो ऐसे ही आएगा जैसे ये इस तरह लिखा जाए। तो इसको हम अक्सर ए का नाम दे देते हैं, इसको एक्स का नाम दे देते हैं और इसको बी का नाम देते हैं। तो किसी भी सिस्टम, लीनियर सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल टूल है जो आगे हम प्रोवाइड करेगा कि हम कैसे इक्वेशन जो होती है ना लीनियर सिस्टम, दो तीन को जो सॉल्व करना आसान है, 5 6 7 8 10 हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मैट्रिक्स मेथड जो है ये हमें फिर इजी करता है। हम एक वक्त में हम चेंज करते हैं, फिर एचेलॉन फॉर्म ये वो चेंज करके हम सोल्यूशन में निकालें पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो उस तरह हम निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है जो कंसेप्ट ही ये मैट्रिक्स के ऊपर वो बना है। तो ये बहुत पावरफुल हुआ सॉफ्टवेयर है, सारा कंसेप्ट उसका मैट्रिक्स के ऊपर रोज एंड कॉलम की बुनियाद पे बना हुआ है। तो हमारे पास एक, इसको कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास एक होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम है ना, जो ए है वो, ठीक है, ये वाला। तो अगर हम साथ ये अटैच कर दें तो इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ए छोटी सी लाइन डाल के और बी लिखा जाता है, ए सच दैट बी के हमारे पास ये सेपरेटली ना जो कांस्टेंट है ना, तो इसको जब भी बोला जाएगा ना कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उससे मुराद हुआ करेगा ये कांस्टेंट नहीं है। जब भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोला जाएगा तो इसके साथ साथ ये बी वाली जो मैट्रिक्स है वो हमेशा साथ अटैच्ड होगी। ये आपने ज़रूर इसको पढ़ते हुए ध्यान रखना है कि क्या बात हो रही है, ठीक है। बाज का दें मैट्रिक्स ही दी होती है, साथ लिखा होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो आपने ज्यूम कर लेना ये सिस्टम और ये लास्ट जो कॉलम है ना ये हमेशा क्या होगा, उसका कांस्टेंट टर्म्स होंगे लास्ट वाली, ठीक है ना। ये लफ्ज़ यूज करेंगे। द वर्टिकल पार्टीशन लाइन इन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ऑप्शनल, सिर्फ एम्फसाइज करने के लिए डाला जाता है। जब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का लफ्ज़ बोल दिया जाता है ना तो अंडरस्टूड हो जाता है लास्ट वाला कॉलम ये वाला है, ठीक है। अगर ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का लफ्ज़ नहीं बोला जाएगा वर्ड, तो इसका मतलब है वो कोफिशिएंट ही होगी, ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। विजुअली सेपरेटिंग द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए फ्रॉम द कॉलम, सिर्फ ये ऑप्शनल है, ठीक है।
अच्छा जी, ट्रांसपोजर मैट्रिक्स, एक अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज होता है उसका इस तरह डिनोट होता है कि रोज को कॉलम में रोज में बदल जाते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस तरह की जो एक नई मैट्रिक्स आती है उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। तो जैसे ये ए है, इसका ट्रांसपोज लिया है कि ये रो, इस रो को कॉलम में लिख लूँ, दूसरी रो को फिर कॉलम में लिख लूँ, तीसरी रो को फिर कॉलम में लिख लूँ, तो ये एक तरीका कार है, ठीक। तो ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब होगा कि ये नीचे वाले बदल दें आई जे, तो हमारे ट्रांसपोज आ जाता है। इसको इस सिंबॉलिक वे में लिखने का तरीका कार है, ठीक। तो in this special case where A is square matrix, the transpose of A can be obtained by interchanging the entities that are symmetrically positioned about the main diagonal। अच्छा, ये एक खास बात है, क्योंकि गौर से देखें तो ये अगर इस तरह बनते जाएंगे तो ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो तो सेम होंगी, तो वो दोनों अपनी जगह बदलेंगी। तो इसलिए कह रहा है कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स होना तो ट्रांसपोज लेना और आसान हो जाता है कि हम ये जो आमने सामने वाली जो ना सिमेट्रिकली पोजीशन हैं इनको बस हम चेंज कर दें तो वो ट्रांसपोज होता है, एक ही बात है, ठीक है। स्पेशल केस किस में हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ ए डिनोटेड बाय टी आर ऑफ ए is denoted is defined to be sum of the entries on the, ये इसको क्या कहते हैं, ट्रेस का नाम दिया जाता है, ये भी आगे काम आएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है। तो इसका ट्रेस क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स को जमा कर दो, ये ट्रेस है। इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स को जमा कर दे तो ये ट्रेस होगा, ठीक है। तो अब आपने इस एक्सरसाइज को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करनी है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें और आसान सी चीज़ें, इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बातें नहीं है। तो आपने इसको देखना है और इंशाल्लाह अगला लेक्चर आपको शेयर करूँगा, फिर इस चैप्टर का पूरे का आपका क्विज होगा। और अब इसको आप रीड करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ग्रुप के अंदर पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।